तो बताइए कि रामपुर का चाकू बाकी पूरे देश के चाकुओं से क्यों अलग माना जाता है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर या जिसको हम चिकन स्नैक बोलते हैं, ये भारत के लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? भारत में तमाम सारे ऐसे पार्क हैं जो वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। उनमें से कुछ पार्क्स के नाम आप बता सकते हैं? शिवम, मुझे ये बताएं कि अभी भारतीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि भारत डेमोक्रेसी की मदर है। किन संदर्भों में भारत डेमोक्रेसी की मदर? May I come in, sir? Yes, please come. Good evening, sir. Good evening, ma'am. बैठिए। Thank you, sir. तो आप हैं शिवम अग्रवाल। So शिवम, what's your medium for the interview? English or Hindi? Sir, Hindi. Hindi. And what was your medium for the mains? Sir, Hindi. This is your first attempt? नहीं sir, third attempt. Third attempt. And first interview? नहीं sir, second interview. So why couldn't you get through last year? सर लास्ट में मेरा रिजल्ट विदहोल्ड हुआ था, तो रिजल्ट नहीं आया था सर। Withhold क्यों हुआ था? सर EWS कैटेगरी का मतलब सर्टिफिकेट। Okay. There was some certificate issue. Yes sir. This time it is clear? Yes sir. Okay. So Shivam, before we start, would you like to introduce yourself? मेरा नाम शिवम अग्रवाल है। जी। मैं यूपी के रामपुर जिले के मिलक कस्बे का रहने वाला हूँ। ठीक है। सर मेरी जो BSc और MSc की पढ़ाई है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुई है मैथमेटिक्स में। उसके बाद सर मैंने 2022 में B.Ed कंप्लीट करा है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। और सर मेरी हॉबीज़ अप साइक्लिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स और रीडिंग एंड राइटिंग हिंदी पोइट्री है। तो शिवम, आपका तो इतना सुंदर बायोडाटा है, आप रामपुर से हैं, मैथ्स आपने पढ़ा है। रामपुर अपने चाकू के अलावा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सर एक रज़ा लाइब्रेरी के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, वो बहुत प्रसिद्ध लाइब्रेरी है। और एक आपके यहाँ के नेता हैं आजम खान, उनके लिए बहुत प्रसिद्ध होगा। यही 3 जिक्र आते हैं रामपुर के अक्सर किसी भी व्यक्ति के सामने, है ना? तो बताइए कि रामपुर का चाकू बाकी पूरे देश के चाकुओं से क्यों अलग माना जाता है? और अब वो हालत बची है या वो पुरानी बातें हो गई? सर रामपुर के चाकू में ये यूनिक विशेषता है कि सर उसमें एक ग्रेविटेशनल मैकेनिज्म काम करता है। तो उसमें जब हम उसके बटन को पुश करते हैं तो वो तेजी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। और सर उसका जो ब्लेड वाला भाग है वो लगभग 8 इंच से भी ज़्यादा बड़ा होता है। तो सर ये विशेषताएं मानी जाती हैं। ठीक है। तो मैथमेटिक्स से आपने MSc किया, फिर आपने B.Ed किया और फिर आपने मैथमेटिक्स को छोड़ते हुए हिंदी साहित्य लेके एग्जाम दिया। ऐसा क्यों किया मैथ्स के साथ आपने? सर इसके कुछ रीजंस थे। सर जो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथ्स पढ़ा है सर उसमें प्योर मैथमेटिक्स पढ़ा है। और सर जो UPSC का सिलेबस है उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो सर मुझे एक बहुत नए सिरे से पढ़ाई शुरू करनी पड़ती। और सर दूसरा रीज़न ये था कि जो UPSC में एसए का पेपर होता है और जो एथिक्स का पेपर होता है उसमें हिंदी सर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सर रोल प्ले करता है। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। मुझे ये बताइए कि किसी बच्चे को मैथ सिखाना सबसे मुश्किल माना जाता है। सो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ B.Ed, एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता कि नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहला दिन उसको नंबर सिखाना है, उसको ये बताना है कि 0 क्या है, कैसे समझाएंगे? समझा के बताइए। सर नंबर सिस्टम समझाने के लिए हम कुछ वस्तुएं ले सकते हैं। ठीक है। जैसे सर बैलून्स का प्रयोग कर सकते हैं या फिर फल ले सकते हैं और उसको दिखाकर उसकी क्वांटिटी के बारे में बता सकते हैं ताकि वो खेल खेल में सीख सके। पहले 0 समझाना ठीक रहेगा या पहले 1 समझाना ठीक रहेगा? सर 1 समझाना ज़्यादा अच्छा रहेगा सर मेरे अगर हिसाब से। ठीक है। उसके बाद? सर उसके बाद मतलब जैसे वो संख्याओं का ज्ञान होता रहेगा तो सर फिर 0 समझा देंगे कि कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। और माइनस कैसे समझाएंगे? सर माइनस का ऐसे समझा सकते हैं जैसे सर मैं उन बच्चों को मतलब 3 या 4 कोई चीज़ें दे दूंगा और उसमें से कोई एक चीज़ ले लूँगा। तो मैं कहूँगा देखो मैंने आपसे ये चीज़ जो वापस ले ली है मतलब आपकी तरफ से कोई चीज़ चली गई है, वो घटाव का प्रतीक है। हाँ, तो ये इसमें से माइनस हो गया। ये बताएं कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी गणित के सिद्धांत सामान्य जीवन में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? कुछ बता सकते हैं एग्जाम्पल? जैसे अगर मैं कहूँ कि दशमलव हमारी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल होता है नॉर्मल लाइफ में, तो कुछ सोच के बताइए। सर ज़िंदगी में दशमलव इस टाइप से यूज़ हो सकता है। सर जो ज़िंदगी होती है वो प्योर मतलब अंकों पर नहीं चलती है कि उसमें +1 या +2 दिखाई दे। कभी कभी वो बीच के रास्तों में भी चलती है और वही जो बिंदु होते हैं वो दशमलव बिंदु होते हैं ज़िंदगी के। एक एग्जांपल देके बताइए सामान्य सा। सर जैसे मतलब कोई व्यक्ति, अगर हम ऐसा एग्जांपल लें कि कोई व्यक्ति अगर किसी सिचुएशन को पूरी तरह डील कर पा रहा है तो उसे +1 कहा जाए,
और अगर वो डील नहीं कर पा रहा है तो उसे -1 या 0 कहा जाए। तो सर कोई व्यक्ति +1 पूरी तरह या पूरी तरह -1 नहीं होता है, वो पॉइंट 2 में उसके अंदर एग्जिस्ट करती है कोई भी क्वालिटी, तो सर हम कह सकते हैं कि वो 0.5% अच्छा है या 0। जी सर पूछिए। शिवम, ये बताइए कि भारत का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है नेबरहुड में? सर एक रशिया और एक फ्रांस। नेबरहुड में? सॉरी सर बांग्लादेश। अच्छा, भूटान के साथ भारत का क्या विवाद है? सर भूटान के साथ वैसे तो मतलब जनरली कोई विवाद नहीं दिखाई देता है। और आपने बांग्लादेश बोला तो बांग्लादेश के साथ तो विवाद हैं। जी सर। लेकिन भूटान के साथ आप याद नहीं कर पा रहे हैं। सर तो भूटान बेस्ट फ्रेंड किसको मानेंगे, जिसके साथ विवाद है या जिसके साथ विवाद नहीं है? सर भूटान और बांग्लादेश दोनों ही भारत के अच्छे मित्र हैं, लेकिन सर अगर हम नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें कि जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं उससे बांग्लादेश की कनेक्टिविटी ज़्यादा दिखाई देती है, तो सर हमें एक नेशनल पर्सपेक्टिव से देखने की आवश्यकता है ताकि हमारा जो यानी कि छोटा है तो मतलब कम इम्पोर्टेंट है। नहीं सर, ऐसा बात ऐसा नहीं नहीं है है। सर, उसका भी इक्वल। अच्छा ये बताइए कि डोकलाम विवाद क्या था? सर जो चाइना है वो भूटान के कुछ क्षेत्र पर अपना अधिकार का दावा करता है, जैसे सर एक सैकतंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और सर जो डोकलाम का हिस्सा है वो भारत में चाइना में मतलब डोमिनेटेड होता है, तो उसमें चाइना का मतलब हस्तक्षेप दिखाई ये देता है। साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो बात आप कर रहे हैं, ये क्या डोकलाम के आसपास है? यस सर। आप इसको देखिएगा मैप। ओके सर। ठीक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या जिसको हम चिकन स्नैक बोलते हैं, ये भारत के लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? सर इसका एक रीज़न ये है कि जो भारत का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ तक जाने के लिए इंडिया की मेनलैंड कनेक्टिविटी सर ये रूट प्रदान करता है। अच्छा, जी। और क्यों ये स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है? सर यानी कि अगर क्या खतरा है हमें? सर हमें अगर मतलब ये रूट अगर ब्लॉक हो जाता है तो भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो भारत से जो है वो अलग हो सकता है, तो उसकी कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए बहुत ठीक है। इम्पोर्टेंट। साइबर स्टॉकिंग से क्या समझते हैं? साइबर स्टॉकिंग सुना है आपने ये वर्ड? सर सुना है, मतलब अच्छा, कोई किसी व्यक्ति का ऑनलाइन अगर इंफॉर्मेशन जैसे कि उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस बिना उसकी कंसेंट के ऑनलाइन पब्लिश कर देता है, ठीक है, जिससे कि उसके साथ हैरेसमेंट हो सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसके लिए स्पेसिफिक टर्म है आजकल सोशल मीडिया में। सॉरी सर। सुना नहीं आपने? चलिए, आपको जॉगिंग करने का शौक है। प्लॉगिंग क्या होती है? सॉरी सर, एक बार रिपीट कर। प्लॉगिंग? सॉरी सर। नहीं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपकी हॉबी है अपसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। प्रधानमंत्री जी पिछले साल एक एनर्जी वीक के दौरान जब गए थे तो उन्होंने एक स्पेशल टाइप की जैकेट पहनी हुई थी। ये आपकी हॉबी से भी जुड़ता है, यानी कि ये बॉटल रिसाइकिल मटेरियल से बनी हुई थी, तो क्या इसको हम अपसाइक्लिंग का एग्जांपल मानेंगे? यस सर, मतलब सर अपसाइक्लिंग का मेन मोटो ये होता क्योंकि है, जनरली हम रिसाइक्लिंग सुनते हैं, तो अपसाइक्लिंग कैसे डिफरेंट है? सर जो रिसाइक्लिंग होती है उसमें 2 प्रोसेसेस होती हैं, एक अपसाइक्लिंग और एक डाउनसाइक्लिंग। अपसाइक्लिंग में सर जो हमारे पास चीज़ें बेकार हो जाती हैं उनकी कुछ वैल्यू अपग्रेड करके चीज़ों को बनाया जाता है, इनोवेट करा जाता है। कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? सर जैसे सर मैं कुछ मतलब जो पॉलीथीन्स होती हैं या टिश्यू पेपर होते हैं ख़राब, उनकी सहायता से कुछ फ्लावर्स बनाता हूँ, तो सर वो एक अपसाइक्लिंग का एग्जांपल है। तो वो उससे ज़्यादा वैल्यू में बिकते हैं? सर बेचने के लिए नहीं, मतलब सर अपना चलिए, धन्यवाद। डेकोरेशन के लिए। शिवम, आपने सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ाई की है, जी मैम। तो फिर आपने भोजन मंत्र और प्रातः स्मरण मंत्र भी, श्लोक भी सीखे होंगे, जी मैम। याद है? भोजन मंत्र याद है आपको? मैम कोशिश कर सकता हूँ। हाँ सुनाइए। मैम एक तो मतलब वंदना टाइप की होती थी भोजन मंत्र में कि अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है। मैम इस टाइप से होती थी। हाँ, तो आप संस्कृत में आपको नहीं याद है प्रातः स्मरण मंत्र? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी आपने सीखा था, याद है? जी मैम। सुनाइए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंदा और प्रभाते कर दर्शनम। ठीक है, बढ़िया। ये बताइए कि आपको हिंदी कविताएं लिखना और पढ़ना दोनों पसंद है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको रस, छंद और अलंकार इनका ज्ञान होगा। ठीक है। जितना सुख राम ने नहीं भोगा उतना सुख राम ने भोग लिया, इसमें कौन सा अलंकार है? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। जितना सुख राम ने नहीं भोगा उतना सुख राम ने भोग लिया। मैम इसमें राम शब्द की मतलब 2 बार आवृत्ति हुई है। मैम यमक अलंकार हो सकता है मैम। ठीक है।
ये बताइए कि हिंदी में जब हम साहित्य पढ़ते हैं, कोई भी साहित्य पढ़ते हैं, तो उसमें कई बार ऐसे कुछ स्लोगन्स आते हैं या कुछ ऐसी पंक्तियाँ आती हैं जिनको पढ़ के हमारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है या हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, जैसे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मुझे कुछ ऐसे स्लोगन्स बताइए जिनको पढ़ के आपको बहुत आनंद आया हो या आपको बहुत प्रेरणा मिली हो। मैम स्लोगन्स या फिर मैम कुछ भी जो आपको पढ़ के अच्छा लगा हो। मैम मुझे दिनकर जी की मैम कुछ पंक्तियाँ अच्छी लगती हैं। मैम जैसे उन्होंने अपनी कविता रश्मि रथी में कुछ पंक्तियाँ कही हैं, लेकर नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है, सूझता ना कूल किनारा है। ठीक है, बढ़िया। आप अपनी लिखी हुई कोई कविता सुना सकते हैं? जी मैम। चाय रखी है टेबल पर, इतबार पुराने ले आओ, हम कह देंगे कल छुट्टी है, तुम यार पुराने ले आओ। ये आपकी लिखी हुई कविता है? जी मैम। अच्छा। मैम आगे भी है थोड़ा इसका पोस्ट, मैम आगे भी थोड़ा लिख। आगे भी है, मतलब आपने ये किसी की कविता में आगे जोड़ा है या ये पंक्तियां आपने लिखी हैं, ये आप दावा कर रहे हैं? मैम लिखी है। लिखी हैं, ठीक है। इसके आगे की सुनाइए। जीवन को जीने के वो अंदाज पुराने ले आओ, गाँव की गलियों का वो मौसम रूमानी ले आओ, हम कह देंगे दिल जिंदा है, अरमान पुराने ले आओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप ये बताइए कि हम हमेशा प्रकृति की तरफ लौटने की, गाँवों की तरफ लौटने की बात करते हैं। हिंदी साहित्य में वो कहाँ कहाँ पर वो प्रसंग आते हैं जहाँ पर शहरी जीवन की जो समस्याएं हैं उनको चित्रित किया गया है, या शहरी जीवन से हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को दिक्कत होती है, उसको बताया गया हो? याद कर पा रहे हैं आप? जी मैम। मैम एक आषाढ़ का एक दिन में प्रियंगू मंजरी का संवाद आता है, तो मैम उन्होंने उनसे बोला है कि मैं चाहती हूँ कि इस मतलब वातावरण का कुछ अंश अपने साथ ले जाऊँ। ठीक है। आपको क्योंकि आप साइकिलिंग में इंटरेस्ट है, भारत में तमाम सारे ऐसे पार्क हैं जो वेस्ट मटेरियल्स से बनाए गए हैं, उनमें से कुछ पार्क्स के नाम आप बता सकते हैं? मैम एक मुंबई में पार्क है। कौन सा? मैम उसका नाम अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जी कोई बात नहीं, थैंक यू मैम। शिवम, आपने बीएड किया हुआ है ना, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बहुत सारे आयाम हैं। मुझे आप ये बताइए कि इस पॉलिसी की कोई 3 बातें जो आपको बहुत अच्छी लगी और 3 बातें जो आपको लगती है कि ये नहीं होनी चाहिए थी। मैम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो पहले सिस्टम था 10+2, मैम उसे कन्वर्ट किया गया है 5+3+3+4 में। ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंज बात की गई है। और मैम दूसरा इसमें एक जेंडर इंक्लूजन फंड का प्रोविज़न किया गया है ताकि महिला शिक्षा और जो ट्रांसजेंडर्स की शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और मैम तीसरा इसमें अच्छा मतलब बात ये की गई है कि इसमें मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने का जिक्र किया गया है। ये तो इसी पॉलिसी ने नहीं की है, पहले की भी पॉलिसीज़ ने बात की है, तो ये तो इसका नयापन मुझे नहीं दिखता है। और मैम इसके अलावा अभी तक कला और विज्ञान में विभाजन दिखाई देता था कि आप 12th में या 10th में साइंस स्ट्रीम के साथ जाओगे या आर्ट साइड के साथ जाओगे, लेकिन मैम अब वो विभाजन को मतलब समाप्त करके एक लचीलापन प्रदान किया गया है। ठीक है, और क्या कमियां आपको दिखती हैं? मैम एक कमी जो केंद्रीकरण को लेकर है, मैम इसमें बोला गया है कि जो मतलब अभी तक यूजीसी या फिर ऑल इंडिया टीचर काउंसिल जैसी संस्थाओं को कहीं ना कहीं समाप्त करके एक यूनिक शिक्षा आयोग का दर्जा मतलब प्रदान किया जा रहा है, किसी संस्था को स्थापित किया जा रहा है, तो मैम इससे शिक्षा के केंद्रीकरण को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है। और मैम दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि इसमें कहा गया है कि जो शिक्षा के लिए खर्च है उसे लगभग जीडीपी के 6% पे लाना है, जो अभी लगभग 2.9% है। तो मैम हम इतना कैसे ले जा पाएंगे, इसके बारे में कुछ स्पष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं। पहले की पॉलिसीज में है कुछ इसके प्रावधान स्पष्ट? नहीं मैम, मतलब 6 उसमें भी नहीं है जी। तो फिर ये भी कुछ नया नहीं है जी मैम। आगे। और मैम एक इस प्रोविज़न में मैम दिक्कत है, मैम जो मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, मैम अगर दिल्ली के स्कूलों में देखें तो वहाँ पर अलग राजधानियों के अलग राज्यों के बच्चे आते हैं, सबके लिए शायद स्थानीय भाषा हिंदी या फिर कोई और भाषा नहीं है, तो मैम एक ही स्कूल में हम अनेक माध्यमों के छात्रों को कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ये मैम सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, ये बताइए कि मल्टीलिंगुअल जब हम बोलते हैं, है ना, तो ये हमारे लिए स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? मैम स्ट्रेंथ। तो फिर हम कैसे नहीं हो सकते हैं कि मल्टीलिंगुअल अपने टेक्स्ट कैसे नहीं बना सकते हैं? मैम हम इस डायरेक्शन में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैम उसके लिए मैम हमें थोड़ा और आगे आना पड़ेगा। अच्छा, कोई नहीं। करिकुलम कौन डिज़ाइन करता है? मैम एक तो नेशनल करिकुलम फॉर फ्रेमवर्क बनाया जाता है। कौन बना रहा है? सॉरी मैम। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का क्या फुल फॉर्म है? एनसीईआरटी की
कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। ये बताइए कि क्या मैथ्स के साथ हम भाषा पढ़ा सकते हैं? जी मैम। एक आप सपोज करिए कि 4th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो एक कोई छोटा सा एग्जाम्पल देके बताइए कि आपको मैथ्स भी पढ़ाना है और उसके साथ साथ उसको लैंग्वेज भी। हिंदी ले लीजिए। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए मैम, समझ नहीं आया। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या मैथ्स जो मैथमेटिकल स्किल है उसके साथ साथ, मैथ्स पढ़ाते साथ साथ हम क्या लैंग्वेज की जो स्किल है वो भी दे सकते हैं बच्चे में, जी मैम। या दोनों को अलग अलग पढ़ाना होगा? मैम हम दे सकते हैं। जैसे मैम अगर मैथ्स को पढ़ाना हो तो कुछ हम ऐसी कविताएं तैयार करवा लें। जैसे मैम कोई एक एग्जांपल दीजिए। मैम जैसे छोटेपन में हम कुछ कविताएं पढ़ते थे, 1 2 3 4 में, मतलब इस टाइप से हम कुछ पंक्तियां बना सकते हैं, तो उसमें मैथ का भी ज्ञान करा सकते हैं और भाषा भी सिखा सकते हैं। ठीक ठीक, थैंक यू सर। शिवम, आपने प्रोफेसर जॉन नैश का नाम सुना? सॉरी सर। अच्छा, मैथमेटिक्स में एक थ्योरी है जिसको गेम थ्योरी भी कहते हैं, क्या होती है? सर गेम थ्योरी के माध्यम से हम किस टाइप से कोई स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी है और हमें अपना मतलब कोई भी डिसीजन लेना है, तो उसमें ये पता चलता है कि हमारा कोई भी डिसीजन केवल हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, बल्कि दूसरों के माध्यम से भी डिपेंडेंट होता है। जैसे सर एक प्रिजनर्स डायलेमा का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पर। ठीक है, अच्छी बात है। शिवम, मुझे ये बताएं कि अभी भारतीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि भारत डेमोक्रेसी की मदर है। किन संदर्भों में भारत डेमोक्रेसी की मदर? सर उसका पहला रीज़न ये है कि भारत जो है मतलब आज़ादी के बाद से लोकतंत्र को मतलब स्थायी रूप से फलीभूत तरह से लेकर चल रहा है। सिर्फ आज़ादी के बाद, उसके पहले नहीं? जब वो कह रहे हैं कि भारत पूरी दुनिया में प्रजातंत्र की माँ है, तो वो क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? मतलब सर भारत को एक लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। और सर मतलब अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये सभा और समिति, ये 2 संस्थाएं हुआ करती थी क्या भारत में? यस सर। क्या कार्य हुआ करता था इनका? सर इनका यही कार्य हुआ करता था कि मतलब कोई भी चीज़ को किन को सौंपना है, किन अधिकारियों को सौंपना है, वहाँ पर महिलाओं का भी रोल होता था। अच्छा, दोनों समितियों में? सभा और स्पेसिफिक आपको जानकारी नहीं, चलिए कोई बात नहीं। एक टर्म है जिसको बोलते हैं कुडावोलोई सिस्टम, ये साउथ इंडिया में खास तौर से बड़ा फेमस है। कुडावोलोई सिस्टम क्या है? अभी रिपब्लिक डे परेड पे इसका प्रदर्शन हुआ। सॉरी सर, मुझे खैर कोई बात नहीं। अभी हाल ही में तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट ने वहाँ के चीफ मिनिस्टर को एक आदेश दिया कि वहाँ पे एक मिनिस्टर है जो विदाउट पोर्टफोलियो है। तो क्या मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो हो सकते हैं? सॉरी सर, मेरे क्वेश्चन समझ नहीं आया। वहाँ पे एक मिनिस्टर है जो कि उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन फिर भी वो मिनिस्टर हैं। क्या ऐसा संभव है? सर पोर्टफोलियो का साइंस समझ नहीं आ रहा। पोर्टफोलियो का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, ये कहने का तात्पर्य है। अच्छा खैर कोई बात नहीं। अभी हाल ही में प्लास्टिक क्रेडिट बॉन्ड्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, इसकी क्या खास बातें हैं इस कन्वेंशन के, कॉन्फ्रेंस के? सर सबसे पहला जो हमने COP27 में जो लॉस एंड डैमेज फंड बनाया था, उसके माध्यम से अब जो देशों के बीच एक सहमति बनी है कि हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। दूसरा सर इसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसे डबल करने की बात की गई है, डबल और ट्रिपल करने की बात की गई है। और जो सभी देश हैं वो अपनी ऊर्जा दक्षताओं को भी बढ़ा के मतलब बढ़ावा देंगे। भारत ने कोई कमिटमेंट किया है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को किस समय तक कितना बढ़ाएगा? सर हमारा ये कमिटमेंट है कि 2030 तक हम जो अपनी 50% ऊर्जा है वो गैर जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त करेंगे। कितना गीगावाट कुछ उन्होंने बताया? यस सर, 500 गीगावाट। 500 गीगावाट। अभी हाल ही में देश में एक चर्चा चल रही है, एक देश एक चुनाव। क्या इससे क्षेत्रीय दलों को कोई नुकसान होगा यदि ये इम्प्लीमेंट हो जाती है? सर मेरा ये मानना है कि अगर हम दिल्ली के एग्जाम्पल को देखें या बंगाल के एग्जाम्पल को देखें तो सर वहाँ पर जो वोटर अवेयरनेस है वो काफ़ी दिखाई देती है। वहाँ पर जो मतलब लोकसभा में सीटों मतलब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर अलग पार्टी की सरकार आती है, और जो क्षेत्रीय दल हैं मतलब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो वहाँ अलग सरकार को वोट दिए जाते हैं। तो मेरा मानना है मतलब सर अगर वोटर्स को इस टाइप से जागरूक किया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप उन्हें नॉलेज दी जाएगी तो ये आगे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है। शिवम, ये बताओ कि सत्यम शिवम सुंदरम में सत्यम, सुंदरम और शिवम का क्या मतलब होता है?
सर ये ईश्वर के संदर्भ में बातें आई हैं कि ईश्वर सत्य है और ईश्वर कल्याणकारी है और ईश्वर का स्वरूप जो है वो सुंदर है। शिवम का मतलब कल्याणकारी सर। कल्याणकारी। ये बताइए कि मान लीजिए बहुत पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर आया, आप आईएएस हैं, बहुत दबाव पड़ रहा है आपके ऊपर। इमेजिन कीजिए कि आप किसी सिचुएशन में हैं जहां भीड़ ने घेर लिया आपको, आपके पास पूरा अमला है शासन का, पुलिस का, सिचुएशन को सॉल्व करना है। उस सिचुएशन को सॉल्व करने में गणित और साहित्य दोनों आपकी क्या क्या मदद करेंगे? सर जहाँ तक साहित्य का प्रश्न है तो सर साहित्य में एक मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाई है और सर किसी भी मतलब समाज को जानने का या समझने का नज़रिया सिखाया है। तो सर मैं जो भीड़ है उसकी भावनाओं पर नियंत्रण पाने की कोशिश करूँगा साहित्य के द्वारा। ठीक है। और सर गणित में क्योंकि सर मैंने एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करा है, कुछ ऑब्जेक्टिविटी सीखी है, तो सर भीड़ को कुछ तर्कों या तथ्यों की मदद से समझाने का प्रयास करूँगा कि मतलब कुछ ऐसे आगे स्टेप उठाऊंगा ताकि वो जनहित में हो। ठीक है, ठीक है शिवम, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं कमी सर? आइए 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 आइए, बैठो शिवम बैठो। आज क्यों घबराए हुए लग रहे हो यार, तुम इतना स्मार्ट आदमी हो। सर ऐसे ही थोड़ा नर्वस हो गया था। अच्छा, ये कविता तुमने लिखी सच में? जी सर। पक्का? जी। क्योंकि बहुत पॉपुलर कविता आजकल है, बहुत प्रसिद्ध है। सर मैंने लिखी। नहीं वो ठीक है, मतलब आपने लिखी तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बात जोर से कहना वहाँ कि सर मेरी एक कविता जो कि आजकल काफ़ी प्रसिद्ध भी हो गई है, मैं सुनाना चाहूँगा। वो पूछेंगे, उनकी आंखें फट जाएंगी, पूछेंगे आपने लिखी है? बोलेंगे हाँ सर मैंने लिखी है, और भी लिखी हैं ऐसी बहुत सारी, है ना। बहुत बढ़िया। तुम्हें तो कहाँ तुम आईएएस से कर पड़े हो। नहीं ठीक है, आईएएस ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद तुम राजकवि बन जाना कालिदास की तरह। एंट्री अच्छी है, बैठने का स्टाइल अच्छा है, ड्रेस भी बहुत सुंदर है, लेकिन टाई बदल लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। मतलब वैसे ठीक है, लेकिन मैरून में होगा तो और अच्छा रहेगा। इंट्रो अच्छा है, एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा है, बहुत ही विनम्र हैं आप, बस घबराए हुए दिखते हो कभी कभी। आपने आषाढ़ के एक दिन का जिक्र किया, तो आषाढ़ के एक दिन में एकदम शुरुआत में वो जो हिरण है ना कालिदास के हाथ में, वैसे दिखते हैं आप, बहुत घबराए हुए कि कोई दंतुल आने वाला है, मुझे मार देगा, है ना। कॉन्फिडेंस पे रहो यार, डर किस बात का है, कोई क्या बिगाड़ लेगा आपका, है ना। खुश रहना है, कॉन्फिडेंस से भर के रहना है। पोएम को लेके हमें थोड़ा सा डाउट हो गया था कि हमने गलती से बोल दिया और मेरी ये बाद में आपको लग रहा है मैं तो क्या बोल दिया। ऐसी है तो मतलब फिर तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी, अगर ये पोएम आपकी है तो फिर इस तरह से बात करना। मैथ्स के कंसेप्ट आपके जनरली काफ़ी अच्छे हैं। डेसिमल ज़िंदगी में कैसे यूज़ करेंगे अच्छा बताया, बच्चे को कैसे सिखाएंगे 0, 1, -1 वो भी आपने अच्छा सिखाया। लेकिन कहीं कहीं गलतियां हो रही हैं, जैसे प्लॉगिंग, ये वही है कि जो मोदी जी ने दिखाया था एक समुद्र के तट पर कि सुबह सुबह सैर करते हुए कूड़ा उठा के जेब में रख लेना या उसको हटा, बस साफ भी करते रहना, वो प्लॉगिंग होता है। तो उम्मीद की जाती है कि आप जॉगिंग करें तो पता होगा आपको। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आपको नहीं पता है, थोड़ी चिंता की बात है, ठीक से देख लेना। इसके अलावा एनईपी का थोड़ा क्रिटिक भी देख लीजिए, उसमें क्या क्या कमजोरियां हैं वो भी देखिए, केवल तारीफ नहीं कमजोरियां भी। इस बार रिपब्लिक डे पे जो चीज़ें हुई हैं ना, उससे बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। मदर ऑफ डेमोक्रेसी वहीं पर उस स्पीच में प्रमुख बात थी। तो पिछली 8-10 दिन के करंट अफेयर्स को विशेष रूप से देखना ही चाहिए आपको। शिवम का अर्थ आपने बड़ा अच्छा बताया, सिचुएशन जो मैंने कही मैथ्स और लिटरेचर कैसे यूज़ करेंगे वो भी आपने अच्छा बताया, काफ़ी अच्छा बताया। कुल मिला के मुझे लगता है कि आप आज की परफॉर्मेंस आपकी 170 के आसपास की है। पर यदि आप डरे नहीं उस दिन, तो उस दिन आप ये हो सकता है कि 190-200 के बीच में ले आए नंबर। सर आपके सामने थोड़ा डर लग गया था, वैसे ठीक जा रहा है। हाँ तो वहाँ तो सब सज्जन लोग बैठे होंगे, यहीं बस डरावने लोग बैठे आपके सामने, है ना। नहीं सर मतलब थोड़ा नर्वस हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस बार मेंस में क्या उम्मीद है, कितने नंबर आएंगे? सर अच्छा गया है मेंस तो। नंबर बताओ ना सर 800 प्लस आने चाहिए। क्या बात है, अगर 800 प्लस हैं फिर तो आप आईएएस बन रहे हैं। इंटर में 170 से कम नहीं आएंगे। और हमारे साथी बता रहे हैं कि इससे पिछला मॉक इंटरव्यू आपने दिया बड़ा शानदार दिया था, आज आप थोड़ा घबराए हुए लग रहे हैं, हिरण शावक की तरह, है ना। डरना मत बस यार, क्योंकि जैसा ये बता रहे हैं मुझे, तो मुझे उम्मीद है कि आप 180-190 नंबर अगर ले आते हैं तो प्रॉपर आईएएस में आ जाओगे एक ही बार में, बार बार चक्कर खत्म हो जाएगा,
है ना। तो बिना डरे दहाड़ते हुए इंटरव्यू बोर्ड के अंदर जाना और अच्छे से बात करना, ठीक है। पूछना कुछ आपको? ऑल द बेस्ट, झंडे गाड़ के आओ। थैंक यू सर।